78 से मैं सिंगाड़ा विज्ञान से जुड़ गई और तभी से आप ये समझिए कि मेरी जिंदगी जीने की शुरुआत हुई। पहले तो रटा रटाया जो कुछ था वो हम बच्चों को दे देते थे, पर यहाँ आए और लगा कि सबसे पहले जो वो कॉन्सेप्ट किसी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सबसे पहली बार, तो वो किस तरह उसको इतना एक्साइटिंग लगे कि वो सीखने की प्रक्रिया भी उसमें एक जीवंत प्रक्रिया बने। तो केवल खेल करना ही उद्देश्य नहीं है, सीखना भी उद्देश्य है। पर बच्चा कहे कि आज मैं स्कूल जाना चाहता हूँ क्योंकि आज कुछ मजेदार होने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है, इसको एक पेडागॉजी के साथ जोड़ के, केवल खेल ही नहीं होना चाहिए ना, उसमें एक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। ये प्रमुख काम अगर आप कह सकते हैं एकलव्य में हुआ है। मैं चाहती हूँ मेरे गुरुजन मुझे वैसा नहीं पढ़ाते जैसा मैं चाहती हूँ। चिड़िया नहाती जैसे वैसे मैं भी नहाऊं। हंसते ये फूल कैसे वैसे मैं भी हंस पाऊं। मेरे गुरुजन मेरे मन की बात क्यों समझ न पाते, मुझे क्यों प्रकृति से दूर दूर क्यों सदा हटाते। The words of this song were inspired by a letter written by a little girl to Chakmak, the children's magazine brought out by Eklavya. School lessons are usually burdensome and quite unrelated to everyday life. It's not surprising then that many find school learning oppressive and irrelevant. So when we speak of education for all, the content of that education also needs to be considered afresh. थोड़ा ये सोचो कि तुम्हारे घरों में या तुम्हारे आसपास 20 साल पहले खेती की जो चीजें नहीं थी। Eklavya's social studies program draws upon the local environment, seeking to make links between what is taught and what is familiar. थोड़ा सा उन चीजों के बारे में बताओ। मशीनें आ गई। अच्छा, कोई थोड़ा सा बताओ कौन सी मशीनें आ गई? हाँ, कौन सी? हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। ऐसे लोग अब हाथ ऊंचे करें जिनके पास अपनी घर खेती नहीं है, जो खेती के लिए बाहर जाते। तुम्हारे नहीं क्या काम होता बेटा तुम्हारे? बेटा खेती नहीं। तुम काम क्या करते हैं घर? पिताजी क्या काम करते थे? मेटाडोर चलाते। मेटाडोर। और कोई बता भैया जो क्या खेती नहीं हो रही है, कुछ और काम हो रहा है? बेटा क्या होता है तुम्हारे यहाँ? सुतारी काम। सुतारी। हाँ बेटा सागर, अब क्या क्या काम होता है? ईंट बनाते हैं। अच्छा, तुम क्या क्या काम, तुम्हारे उन कामों में क्या क्या मदद कर लेते हो तुम? सर मैं खुद भी बना सकता हूँ। हाँ बेटा, अब ये तुमने देखा कुछ मशीनें आ गई और सिंचाई अब होने लग गई। अब आपको दिख रहा है कुछ खेतों में आपकी फसलें बदल गई, कुछ नई नई फसलें आ गई हो या बदल गई हो, कुछ पुरानी बंद हो गई हो। हाँ बेटा सुनाओ तुम्हें घर में। सर पहले गेहूं भी सर ज्यादा नहीं होते थे। सुन रहे भैया आपसे पीछे के लोग क्या कह रहे? यदि होता है क्या? हाँ, पहले
अधिकतम मात्रा में कपास बोया जाता था और मूंगफली। नई फसल कौन सी होती है? सोयाबीन। सोयाबीन पहले नहीं होती। सब क्या हो रही थी? सब क्या होती? आप भी सब क्या हो रही? तो आपको लग रहा है ऐसा कि जिसके यहाँ ज्यादा जमीन है वो फसलें ज्यादा रोक पाते हैं और जिसका कम है वो कम रोक पाते हैं, ऐसा लगता है? कितनी जमीन बताई तुमने? 2 बीघा जमीन। अच्छा, तो सोयाबीन होता है तो क्या करते हो? कितने दिन रोक लेते हो? 1 महीना रोकते हैं। 1 महीना। तुम्हारे यहाँ क्या होता है सीमा? मेरे यहाँ कुछ ये जमीन कितनी तुम्हारे यहाँ? 50। क्या करते हैं? हमारे यहाँ कुछ चीज हम ला के बेच देते हैं और कुछ हम रख लेते हैं। कुछ रख लेते बाद में बेचते हो। सब क्या ऐसा होता होगा? सर जिनके यहाँ पर कम जमीन होगी तो कम सोयाबीन आएंगे और जिनके यहाँ ज्यादा जमीन होगी ज्यादा आएंगे तो ज्यादा वाले को रख लेंगे। अच्छा। और कम वाले बेच देंगे। जो भी भाव मिले उस समय बेच देंगे। अच्छा, मैं तो यही देख पाई हूँ अपने स्कूलों के अनुभव से कि बच्चों को खुद को अपने गांव में, अपने जीवन में ये सब बातें, ये सब लोग देखने को मिलते हैं और ये परिस्थिति, बुनी हुई परिस्थिति के बीच वो खुद जी रहे हैं, आज भी जी रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा ऐसा एक पार्ट देख रहे हैं जो अपना बिल्कुल आपके आसपास का है। आप बिल्कुल अब जहाँ रह रहे हैं, आपके अपने गांव में जो लोग रहते हैं, उनके पास, जिनके पास जमीनें हैं, कुछ और रोजगार है, किसके पास नहीं है, तो इन सब के बारे में एक पार्ट हम शुरू करते हैं। और अपना पार्ट है नागरिक शास्त्र का पार्ट 5, किसान और मजदूर। निकालो, देखेंगे पेज 140, किसान और मजदूर। नई खेती की कुछ खास बातें हैं। किसानों को ये नए बीज, खाद और दवा खरीद कर ही डालने पड़ते हैं। आओ इस पाठ में देखें खेती के इस नए तरीकों का अलग अलग किसानों पर क्या असर पड़ रहा है। हरनारायण जैसे बड़े किसान सभी कामों के लिए मजदूर रख लेते हैं। हरनारायण ने कहा, मैंने बैंक से लोन लेकर कई चीजें खरीदी हैं। मोटर पंप, थ्रेशर और ट्रैक्टर ट्रॉली लोन भी चुका दिया है। रज्जूबाई जैसे कई मजदूर परिवारों के पास बिल्कुल जमीन नहीं होती है। ये लोग पूरी तरह दूसरों के खेतों पर मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। किसी भी विषय को सजीव और जानदार बनाने के अलावा हर विषय की अपनी एक सोचने का तरीका भी होता है। जैसे अगर कहें कि इतिहास में सोचने का तरीका ये है
कि कुछ चीज पहले कैसी थी, क्यों थी, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां बदल रही थी कि वो जो भी जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हैं वो कैसे बदलता गया और क्यों बदलता गया। ये एक नजरिया इतिहास का है। मुगल काल में गांव में कौन कौन कर्मचारी रहते थे, क्रमशः एक के बाद एक लिखो। चलो रेखा लिखना। हाँ बोलो भाई क्या। हाँ चलो सोचो। पटेल। पटेल देखो पटेल। हाँ पटवारी। पटवारी। जमींदार। जमींदार। मुगल काल के गांव के चैप्टर में जागीरदार है, जमींदार है, पटेल है, पटवारी है, बादशाह है, किसान है, महाजन है। इतने कैरेक्टर्स हैं जिनकी आपस में एक जुड़ाव है, आपस में संबंध है और वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ये काफी मुश्किल सिनेरियो है समझने के लिए, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि बच्चे इसको समझ पाते हैं या इससे रिलेट कर पाते हैं। तो किसान के सामने उस समय लगान की समस्या थी और आज क्या लगान की समस्या आज किसान के सामने? आज अगर किसान की समस्या वो किसके पास जा सकती है? सरकार के पास। मुगल काल के किसान अपनी समस्या लेकर के कहाँ जाते थे? राजा के पास। उनकी क्या समस्या थी किसान की? वो एक कर हटा दे, वो वाला पटवारी कर। ये काफी साफ है पुरानी किताबों को पढ़ने और पढ़ाने वालों को कि पुरानी तरह से जो बातें लिखी जाती थी उनमें एक मरियलपन था, एक घिसा हुआ एहसास होता था। जब आप पहले से ही निचोड़ बता रहे हैं, पहले से ही एक जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण बता रहे हैं बच्चों को, तो उसके पीछे जो जीता जागता सच है, जो एक विस्तृत वास्तविकता है, जैसे लोग जी रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे, कोशिश कर रहे थे, परेशान थे, खुश थे, जो कुछ भी उनके पीछे की जो सच्चाई है वो कहीं दिखती नहीं है। उन जनरलाइजेशन में वो बहुत हद तक मर जाती है, दब जाती है। और हमें ये लगा था कि जो कुछ भी हो, शिक्षा का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि एक मरियल से मटेरियल से बच्चों का साक्षात्कार हो। जो भी मटेरियल बच्चे पढ़ते हैं उसमें अपने आप एक जान होनी चाहिए। तो छात्रों, यह आप लोगों का यूनिट टेस्ट है। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तक के आधार पर देना है। In this program, all exams are open book exams. There's no need to mug up answers, no fear of forgetting. The questions are meant to gauge how well the subject has been understood and taught. This calls for a thoughtful perusal of the text and illustrations. पाठ के प्रश्न 7 और 8 पर शिकारी मानव द्वारा गुफाओं पर बनाए गए चित्रों के नमूने दिए हुए हैं। इन चित्रों का अपने शब्दों में वर्णन करो। एक आदि मानव हिरण को तीर बाण मार रहा है। शिकारी मानव एक बड़े जंगली भालू को मार रहा है। एक आदि मानव हिरण मुकुटा पहना हुआ है और एक हिरण जैसा नाच रहा है। This unusual kind of exam relies on an unusual kind of textbook. The older textbooks, with their formal language and unfriendly appearance, would hardly be suitable here. Eklavya's textbooks are full of pictures. There are images based on folk art, children's own drawings, cartoons. In the science textbook, we see children having fun doing experiments, and not the usual cut-off hands holding test tubes in mid-air. होशंगाबाद विज्ञान का आधार तो 3 बुनियादी सिद्धांत हैं जो आमतौर पर सभी लोग मानते हैं कि विज्ञान जो है वो बच्चों को करके सीखो की विधि से सिखाया जाना चाहिए, खोज करके सीखो की विधि से सिखाया जाना चाहिए और पर्यावरण आधारित मुद्दों से सिखाया जाना चाहिए। तो हमने कोशिश ये की है कि सभी विषय वस्तु जो है वो इन 3 बुनियादी आधारों को लेकर चले। बारी से ये चीजें डालना है। हाँ, एक एक वस्तु करके डालिए, बटन डालिए, देखिए क्या हुआ। अब मोम का टुकड़ा डालिए।
पे कैसे अटक गई? वो एक गिरे तो नीचे बैठी। आमतौर पे आप पाएंगे कि ये जो सवाल है ये बच्चों पुस्तकों में अपेक्षित घनत्व की परिभाषा के साथ दिया जाता है और उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाया जाता है और इस प्रकार से एक बड़े सिद्धांतिक तरीके से सारी बात समझाई जाती है। हमने उस बात को पलटा कि इन सवालों से आगे बढ़ के बच्चे खुद अपेक्षित घनत्व नापते हैं अलग अलग चीजों के। फिर वो ये देखते हैं कि जो चीजें डूबती हैं कितना पानी विस्थापित करती हैं, जो चीजें तैरती हैं तो वो जब पानी में रखी जाती हैं तो कितना पानी विस्थापित करती हैं। और अपने इन अवलोकनों के आधार पे वो आर्किमिडीज का सिद्धांत खुद खोज लेते हैं। और जब एक बार ये समझ उनकी बन जाती है तो एक लेक्टोमीटर वो स्वयं बनाते हैं जिससे कि जो समझ उनकी बनी है तैरने के बारे में उसका एक व्यवहारिक उपकरण वो खुद बनाकर देख लेते हैं। तो अपन ये देखते हैं कि पानी में अलग ऊंचाई तक ये डूबती है और दूध में अलग ऊंचाई तक डूबती है। जहाँ तक ये पानी में डूबी है वहाँ निशान लगा लेते हैं और जहाँ तक ये दूध में डूबी है वहाँ तक निशान लगा लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि दूध में पानी की कितनी मिलावट है। ये जो विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स है ना, नाम तो इनके बड़े मुश्किल हैं, अपेक्षित घनत्व और इस संयोग और संभाविता, चितपट की दौड़, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा विज्ञान हो रहा है। पर साथ साथ में अगर आपने ध्यान दिया हो, तरीका करने का यही है कि कैसे शिक्षा को रुचिकर बनाया जाए, शिक्षक के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये तो अपनी अपनी रुचि है। मेरे को विज्ञान में रुचि है। मैं विज्ञान पढ़ी नहीं हूँ, मैं मैट्रिक तक पढ़ी। उसके बाद मैं होशंगाबाद विज्ञान में 6, 7, 8 तक की मैंने ट्रेनिंग ली है और वहीं पर मैं विज्ञान क्या है, इसको कैसे सीखना चाहिए। और पहले तो मेरे को डर लगता था, विज्ञान में समझती थी बहुत कठिन विषय है, लेकिन तभी से मुझे इसमें रुचि पैदा हुई। हाँ, इसके मामा बैद है, मालूम किसी को? इसलिए उसको मालूम है कि सीधा हाथ ऐसे करके यूं करो, देखो ये हाथ अपनी 4 उंगली ऐसी लो, अंगूठे को ऐसा करो और इसको यूं रखो ऐसे। सब लोग ये कैसी नाड़ी नापी जा रही है? हाँ, ऐसे पकड़ो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलो भाई, हो गया सबका काम। कितना आया? 10। 1 मिनट में 62 बार। यहाँ मैडम 1 मिनट में 65 बार। अब ये वाली टोली मैडम 1 मिनट में 86 बार। 86 बार? गड़बड़ करी क्या? नहीं मैडम। ठीक से नापा था? किसका नापा तुमने? ये दुबली पतली का है? खड़ी हो जाए। क्या हाई ब्लड प्रेशर है कि लो ब्लड प्रेशर है? इसको तो बुखार है। ये गड़बड़ है ना, सामान्य से हटके है थोड़ा। अब आप लोग अपनी सहेली का नाप देखेंगे कि जब उसकी पत्नियां फैलती हैं तो मध्य पार्ट क्या होता To teach in a manner that enthuses and inspires is a skill. Eklavya holds special training workshops for the teachers taking part in their program. Many of the trainers here are teachers themselves. आपका पट है, आप पीछे जाइए। आपका चलिए, पट पीछे। कहाँ है चित आपका? तो हमको ये देखना है कि एक लिबरल एटमॉस्फेयर हो जिसमें टीचर्स ज्यादा सोच पाएं और सोचकर ज्यादा आजादी के साथ अपनी बातें व्यक्त कर पाएं। और जब वो ये कर पाएंगे तभी उनमें वो क्रिएटिविटी पैदा हो पाएगी जिसकी हम बात करते हैं और वो उसको क्लासरूम में पहुंचा पाएंगे। चित ऊपर रखने पर सिक्का उछालूंगी तो चित आएगा या पट? हाँ, कविता चित आएगा। अच्छा, कितने कहते हैं पट आएगा? अच्छा, रश्मि तुम्हारा क्या आएगा? नहीं बता सकते। अर्पणा जी, पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता, चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है।
यह भी आप लोगों में कुछ लोग कहते हैं कि चित आएगा और कुछ कहते हैं कि पट आएगा। तो अभी हम खेल खेलने चलेंगे अपना अपना सिक्का और चार्ट लेकर और देखेंगे कि किसके ज्यादा चित आते हैं और किसके ज्यादा पट। जिनका चित आया है वे पोजीशन ले लें। जिनको आमतौर पे कहा जाता है कि गांव के शिक्षक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा ये मानना है कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनका अनुभव और जिनको एक्सपर्ट्स कहा जाता है उनका ज्ञान, ये दोनों मिलके सही शिक्षा कर सकते हैं। मैं कॉलेज में कोई प्राणी शास्त्र का अध्यापन करता था और लगभग 18 साल From the start, a resource base of university people and other experts has been involved in designing the contents of the curriculum, textbook writing and teacher training. देखो, टीचर ट्रेनिंग का सबसे एक्साइटिंग मतलब ये जो पहलू है कि हम वहाँ जाके किस तरह बिहेव करते हैं। जैसे किसी भी जगह, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, ये जाके वहाँ अपनी कमीज तो नहीं उतार देता ना, पर वहाँ जाके इसने जिस तरह अपनी कमीज उतारी और अपनी पसलियाँ गिनवा रहा है, वो बिल्कुल एक फर्क रोल है। वहाँ पर टीचर और टॉट के बीच में एक ऐसा संबंध है कि उसके बीच में किसी प्रकार का दुराव छिपाव नहीं। और आप टीचर्स के साथ करेंगे तभी वो टीचर्स जाके अपने स्टूडेंट्स के साथ करेंगे, क्योंकि आपने एक रोल बिल्कुल चेंज कर दिया है। लेकिन यही बात जब मैंने अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करने की कोशिश की तो वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ चाहे प्री सर्विस के ट्रेनिंग हो चाहे फिर वो हमारे इन सर्विस टीचर्स हो, लेकिन दोनों के केस में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा। और यही चीज वहाँ जब करने की कोशिश करते हैं तो पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। हाँ, तो इसी से एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या स्वयंसेवी संस्था जो काम कर रही है उसके काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। उसमें उस तरह की शासकीयता, उसमें उस तरह का ढांचा है ही नहीं, इसीलिए ये सारा जो माहौल है अलग बन पाता है। यहाँ पर बदलाव पूरा ही लाना होगा। अगर हमने टीचर्स ट्रेनिंग कर दी, टीचर्स को पढ़ा दिया, उन्हें ट्रेन कर दिया, तो ये तो एक कड़ी पूरी हो गई, बाकी की कड़ियां तो छूट ही जाती है। तो हमें पाठ्यक्रम भी बदलना होगा, परीक्षा पद्धति भी बदलना होगी और उसी प्रकार के फीडबैक, मासिक गोष्ठियां वगैरह सबकी व्यवस्था जब तक हम नहीं करते हैं तब तक ये सिस्टम अपना पूरा नहीं हो पाता। बात बहुत होती है नीतियों में, मतलब कोठारी कमीशन से लेके आज तक हर नीति में ये बात आ रही है कि स्कूली शिक्षा का एक बहुत लिंक होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए यूनिवर्सिटी के साथ, कि यूनिवर्सिटी के लोग उसमें जुड़े, पर ये केवल कागज तक रहता है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ऐसा एक जीवंत रिश्ता, मतलब एक ऐसी जगह दिखी जहाँ ये रिश्ता बिल्कुल जीवंत था। केवल हम एक्सपर्ट नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं लिख रहे, एक पूरे पैकेज में हम साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ये सारी जो चीजें लगी तो लगा कि ये कार्यक्रम केवल एक नए तरीके से कोई चैप्टर राइटिंग या कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, मगर अपने आप में शिक्षा की एक मूल अवधारणा को ब्रेक करने वाला है, तोड़ने वाला है। हम लोगों ने जो जीवन जिया है ना, वो एक प्रशासनिक जीवन जिया है। मतलब खुले वातावरण में हमने सांस नहीं ली, किसी ने हमसे पूछा नहीं कि क्यों मैडम आप ये अध्याय पढ़ाओगी, किसी ने हमसे कहा नहीं कि इसमें क्या कठिनाई है। लेकिन जब हमने होशंगाबाद विज्ञान की ट्रेनिंग ली और जब हम एक साथ बैठे सब लोग एकलव्य के सदस्यों के साथ, तो हमें लगा कि अरे हम भी तो कोई हैं। हमसे ये पूछा गया कि बहन जी आप ये अध्याय पढ़ाएंगे, अपन शिक्षक हैं, अगर हम Teachers from different schools hold monthly meetings in each area. These provide an opportunity to discuss a wide range of issues. Besides academic matters, administrative problems are also part of the agenda. Such open interaction is vital in sustaining individual commitment and enthusiasm. अच्छी शिक्षा के संबंध में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने समस्या होती है कि जिसे कहते हैं क्लासरूम की राजनीति, की क्लास की पॉलिटिक्स, इसको कैसे चेंज कर सकें। क्योंकि अभी तक जो शिक्षक है वो एक शक्ति का स्रोत होता है, वो एक तरह का पुलिसमैन होता है क्लासरूम में, और उसको बदलकर शिक्षक को बच्चों के सीखने और समझने की प्रक्रिया में एक साथी या सहयोगी कैसे बनाया जाए। तुम्हारी राय में हमारे देश में गरीबी का क्या कारण है? अब चलो
एक एक करके एक एक उपाय सोच लो और बताते जाओ। संतोष बोलो। अपने देश के लोग आलसी, वेरी गुड। अच्छा, और अपने को अपनी सर्टिफिकेट दे रहा है कि हम लोग आलसी हैं। हाँ चलो बोलो। उत्पादन नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे, तो गरीबी रहेगी। उत्पादन नहीं है, किस क्षेत्र में उत्पादन नहीं है? रोज हाँ पूरे भारत में नहीं है, बहुत करके तो पूरे भारत में उत्पादन नहीं है। अच्छा सुनो, हाँ क्या? सुनो सुनो, ये ललित बोला क्या? कर्ज लेता है तो उनको अपने देश पे दबाव डालते कि इसका उत्पादन करो तो इससे हमको लाभ होगा। हाँ, विदेशों से कर्जा नहीं लेंगे, कर्ज देंगे, कमाओगे नहीं तो कहाँ से दोगे आप? सोयाबीन का दबाव है अपने पर, है ना, कि उत्पादन बढ़ाओ। बांध बनवाया था क्या? बांध बनवा दो, उन्होंने तो कहा था कि अगर सिंचाई कर रहे हो तो सोयाबीन बोगे। अच्छा, ऐसा तय है ना। और यदि भारत कर्ज न ले तो कर्ज लेते ना सर, तो उनको जो विदेश में कमी रहती है चीजों की, हाँ। वो अपने भारत से लेकर उनको दबाव डालते हैं अपने। अच्छा, तो अपन दूसरे देशों से कर्ज नहीं लेंगे तो अपने को जो अपने खेतों में बोना वो बो सकेंगे, उससे अधिक लाभ होगा। आत्मनिर्भर होंगे, बात बड़ी सम्मान की है निश्चित रूप से। और यदि अपन कर्ज दूसरे देशों को दे तो क्या हो? सरकारी स्कूलों में उद्देश्य मात्र ये रहेगा कि साक्षर कराया जाए विद्यार्थियों को, शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं हो, इसलिए शिक्षक पूरे नहीं दे रहे हैं। वो आप मान के चलिए, शिक्षक नहीं दे रहे हैं, विद्यार्थी। हमारा तो दायित्व है, पर हमारा दायित्व की एक सीमा है कि हम कितना कर पाएंगे स्कूल में। जहाँ एक नियम यह बना कि 45 लड़के से शिक्षा एक क्लास में ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ हमारे एक क्लास में 60 लड़के हैं। हमारे 45 लड़के, अब बताइए, पहली कक्षा में एक शिक्षक 145 लड़के, तो वहाँ साक्षर भी कर पाएगा कि नहीं वो आदमी? जिस तरह से हम अपनी आर्थिक मांगों के लेकर के संघ के माध्यम से बात करते हैं, उस तरह से अपने काम के हालात के बारे में भी बात करें कि भाई हम सरकार के सामने धरना दें, आंदोलन करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे क्लास में 40-45 बच्चे से ज्यादा हो। हमारे काम के जो मौके हैं वो सही तरीके से हो, ताकि हम अपना काम सही तरीके से अंजाम दे सकें। ये हम संगठन के माध्यम। तो कहाँ आवाज उठाएं, किसको नहीं? हमने हमारे ऑफिसरों से कहा, अभी पचमढ़ी में हमारा सेमिनार हुआ, अभी पचमढ़ी में सेमिनार हुआ था। पचमढ़ी के सेमिनार में मैंने बोला DPI वगैरह ये काम समाज के उनके सामने बोला कि साहब मेरे यहाँ एक शिक्षक के पास 145 लड़के हैं, देते हैं आवेदन देते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होता सर। एप्लीकेशन कितनी बार एप्लीकेशन दी आपने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम सबसे पहली बात तो ये कि पहले तो मानसिकता वाली जो बात है, जब तक हमारे पूरे समाज की मानसिकता चेंज नहीं होगी, उसमें बदलावट नहीं होगी, तब तक आप न तो तुलना कर सकते हैं न कोई बात कर सकते हैं। अब इसको लेकर फिर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है शिक्षा का, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो ये कि उनके पास रिसोर्सेज की बहुत सारी कमी है, और भी बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो जैसे ही शिक्षकों को आज़ादी मिलने की बात होती है, तो सबसे तो पहले शिक्षक लोग इन कमियों को सामने लाते हैं, उभारने लगते हैं, और उनकी ये उम्मीद होती है और ये प्रेशर होता है कि इन बातों को ठीक किया जाए। तो एक तो फिर शिक्षक ब्यूरोक्रेसी को, शिक्षा की ब्यूरोक्रेसी को तैयार होना पड़ेगा कि इस ओपन क्रिटिसिज्म को सुन सकें। वो खाली एकेडमिक फ्रीडम नहीं दे सकते हैं और ये कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम ना हो, दोनों चीजें साथ साथ आती हैं। अब अंततः देखिए, हम सब एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं इस देश में, और पिछले 3 साल में बड़े जोर से हो रही है, पैसा भी आ रहा है कि साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा दोनों का एक अभियान चले, ताकि निरक्षर न रहे कोई और सब लोग स्कूलों में जाएं। और सिद्धांत रूप से तो ये सही है, पर यह भी सही है कि जो भी सरकारी तरीके अभी तक रहे हैं ये करने के, वो अब सरकार भी मानती है कि असफल हैं, जब तक इसमें समाज का सहयोग ना हो। समाज का सहयोग है कि कुछ लोग सामने आए जो कि ये काम करें जगह जगह पे। और दूसरी बात यह है कि पालक या जो जिनको हम लोकल बॉडीज कहें, वो लोग प्राथमिक शिक्षा में इंटरेस्ट लें। मेरा ऐसा सोचना है, अंततः अगर पूरे देश में हमको लोकव्यापीकरण करना है, रुचिकर पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा ये बातें तो है ही, पर अंततः स्कूलों का कंट्रोल वो समाज के ऊपर होना चाहिए, वो शिक्षा विभागों से हटना चाहिए। वो हर एक जगह पे गांव की एक एजुकेशन कमेटी हो जिसमें महिलाएं अधिक हों, और वही स्कूल का देखरेख करे।
शासकीय तंत्र केवल एक सहायक हो। मुझे लगता है इन चीजों को मिलकर हम शायद लोक व्यापकरण इस देश में कर सकते हैं। जिन पुस्तकों के भार से मैं रोज ही दब जाती, उनमें नदी पहाड़ के दर्शन मैं क्यों न पाती। मेरे गुरुजन मेरे मन की बात क्यों समझ न पाते, मुझे क्यों प्रकृति से दूर दूर क्यों सदा हटाते, जैसा मैं चाहती हूँ। जैसा मैं चाहती हूँ, मेरे गुरुजन मुझे वैसा नहीं पढ़ाते, जैसा मैं